नमस्कार दोस्तों, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष 2021 सबके लिए मंगलमय हो। इसी कामनाओं के साथ हम आज मगध साम्राज्य के उदय के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि उत्तर भारत में जो 16 महाजनपद थे वो छोटे छोटे साम्राज्यों में विभक्त थे, लेकिन आगे जाकर के हम देखते हैं कि इन 16 महाजनपदों में से मगध, कौशल, वत्स और अवंती ये 4 प्रमुख होते जाते हैं और अंततः इन चारों में ही आपसी संघर्ष होना शुरू होता है। और हम देखते हैं कि इस संघर्ष का अंत है वो मगध साम्राज्य के उदय के रूप में होता है। अंततः मगध ने कौशल, वत्स और अवंती को परास्त करके और एक विशाल और प्रथम साम्राज्य की स्थापना की। तो अब कारण ये आता है कि आखिर मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ। जब 16 महाजनपद अवस्थित थे उत्तर भारत में और एक दक्षिण भारत में, आखिर ऐसे क्या कारण थे कि मगध को ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज हम उसके मगध के उदय के जो प्रमुख कारण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला जो कारण है वो है भौगोलिक स्थिति। मगध साम्राज्य की 2 राजधानियाँ थी, राजगृह और पाटलिपुत्र। ठीक है ना। तो राजगृह एक पहाड़ी दुर्ग था और पाटलिपुत्र एक जल दुर्ग था। और मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी वो ऐसी थी कि इस दुर्गम पहाड़ियों को पार करके दुश्मन राजगृह तक पहुंचने में सफल नहीं होता था। और पाटलिपुत्र जो कि एक जल दुर्ग था, तो इन जो विशाल जल राशि की जो नदियाँ हैं, इन नदियों को पार करके पाटलिपुत्र पर आक्रमण करना बहुत ही दुष्कर कार्य था। तो इस भौगोलिक स्थिति का लाभ मगध साम्राज्य को मिला और मगध के ऊपर शत्रु विजय होने में हमेशा असफल रहा। तो प्रथम कारण भौगोलिक स्थिति। दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता। जो मगध है वो प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न प्रांत था, संपन्न इलाका था। मगध के जंगलों में लौह की प्राप्ति एक प्रमुख कारण था। उस समय के जितने भी 16 महाजनपद थे उनमें से केवल मगध के पास ही लौह की खानें थी और इस लौह ने एक क्रांति का काम किया प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो साम्राज्यवादीता हो। तो दोनों में इन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। इस लोहे के प्रयोग से जो मगध की सेना के जो अस्त्र और शस्त्र थे वो सशक्त थे अन्य महाजनपदों की अपेक्षा। अतः मगध की सेना का मुकाबला अन्य 16 महाजनपद नहीं कर पाए। इसी प्रकार मगध के जंगलों में हाथी मिले थे। हाथियों का एक हस्ती दल सेना में था जो कि केवल मगध के पास ही था। तो ये एक तरह से एक अलग टुकड़ी हस्ती दल की, जिसके कारण से युद्ध भूमि में प्रमुख भूमिका निभाते हुए हस्ती दल है वो दुश्मनों की बहुत ज़्यादा क्षति करते थे। और लोहे के जो है औजार और हथियार दोनों बनाए जाते थे। तो कृषि के क्षेत्र में भी लोह के अनेक औजार बनाए गए, जिससे कृषि के क्षेत्र में क्रांति हुई। तो इनका उत्पादन बढ़ा और इनका जो अतिरिक्त उत्पादन के कारण से इनका व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधे और उनका जो जीवन स्तर है वो बढ़ा। अतः मगध का मुकाबला कृषि और युद्ध दोनों क्षेत्रों में अन्य महाजनपद नहीं कर पाए और प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता की वजह से मगध है वो संपूर्ण उत्तर भारत के नेतृत्व करने की अपनी जो लिप्सा थी, अपनी जो मंशा थी, उसमें सफल हुआ। जो तीसरा कारण है कृषि उपजाऊ क्षेत्र। जो मगध का इलाका है वो गंगा के मैदान में स्थित था। तो गंगा का मैदान एक उपजाऊ इलाका था। यहाँ पे गंगा नदी है वो अपने साथ
उपजाऊ मिट्टी ला करके इस मैदान में छोड़ती थी। इसलिए कृषि का जो उपजाऊ इलाका है वो इस मगध साम्राज्य के प्राप्त था। अतः कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन, अतिरिक्त उत्पादन, जिसके कारण से अन्य महाजनपद है वो कृषि के क्षेत्र में, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, कृषि में लोहे का प्रयोग है। तो इन दोनों कारणों से कृषि का अत्यधिक उत्पादन और अतिरिक्त इनकम, जिसके कारण से जो आर्थिक दृष्टि से अन्य जो महाजनपद है वो मगध का मुकाबला करने में समर्थ नहीं थे। चौथा कारण है जो मगध के जो शहर थे, अन्य जो शहरों की स्थापना और धातु मुद्रा का प्रचलन, ये दो प्रमुख कारण थे जिससे व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। इस व्यापार और वाणिज्य की वृद्धि के कारण से जो आर्थिक संपन्नता जो इस साम्राज्य को प्राप्त हुई वो अन्य महाजनपदों के पास नहीं थी, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि धातु का यहाँ प्रचलन हो चुका था। तो इस धातु से मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। मुद्रा से बैंकिंग, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधे और इन आर्थिक विभिन्न हलचलों के कारण से मगध साम्राज्य वो दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करता गया और अन्य महाजनपद उससे कोसों पीछे रहते गए। इस कारण से मगध साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ। इसके अलावा अगला जो कारण है वो कठोर वर्ण व्यवस्था का न होना। हम देखते हैं कि उत्तर जो काल है, आर्यों की जो उत्तर वैदिक कालीन अवस्था है, उस समय देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था है वह कठोर होती जाती है। लेकिन मौर्य साम्राज्य है वो इस वर्ण व्यवस्था के कठोरपन से दूर था और यहाँ पे अभी भी जो समाज में वो लचीलापन था, प्रत्येक वर्ग है वो अपनी योग्यता से आगे बढ़ सकता था, ठीक है ना। तो इसी का परिणाम है कि हम देखते हैं कि आगे जाके मगध और मौर्य साम्राज्य में ये जो निम्न जातीय लोग हैं वो भी आगे जाके साम्राज्य में, जैसे मौर्य हैं, मौर्यों को हम बताते हैं कि वो नापित पुत्र हैं और वहाँ से उत्पत्ति इनकी हुई है। तो ऐसे करके जो निम्न वर्णीय जो लोग हैं उनको भी शासन करने का मौका यहाँ हम देखने को मिलता है। तो कठोर वर्ण व्यवस्था का न होना भी मौर्य साम्राज्य के उदय का एक कारण माना जाता है। और जो अंतिम और जो प्रमुख कारण है वो है योग्य शासकों का होना। मगध का ये सौभाग्य था कि उसको जितने भी शासक मिले वो सब के सब योग्य थे। उन 16 महाजनपदों में जितने भी जो शासक हुए उनमें सबसे योग्य शासक मगध के निकले। जैसे इसकी संस्थापना है वो जरासंध और बृहदत्त ने की थी, और तो ये जरासंध वंश और फिर आता हर्यक वंश। हर्यक वंश में बिंबिसार और अजातशत्रु और उदयन जैसे शासक इसको प्राप्त हुए। फिर शिशुनाग वंश, कालाशोक जो प्रमुख शासक था, फिर नंद वंश, महापद्मनंद, घनानंद आदि 9 नंदों का शासन यहाँ हुआ था। तो इनको ये जितने भी वंश हुए और उनके जितने भी ये शासक हुए वो सब के सब उस समय तत्कालीन जो भारत था उसमें सब योग्य थे, और इतने योग्य थे कि अन्य जो महाजनपद है उनके शासकों की तुलना में ये अत्यधिक योग्य थे, जिसके कारण से अन्य जो साम्राज्य है, अन्य जो जनपद है वो इसका मुकाबला करने में सफल नहीं हुए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये निम्नलिखित जो कारण थे, इन कारणों के कारण से मगध है वो एक बार पुनः उत्तर भारत का नेतृत्व करने में सफल होता है और एक प्रथम साम्राज्य की स्थापना आगे जाके मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य में कन्वर्ट होएगा। तो ये कारण थे जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य के उदय के क्या कारण थे। तो आपको इन कारणों को ध्यान में रखते हुए उत्तर लिखना है।